हाय दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें पैसों को लेकर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। इस किताब के लेखक हैं मॉर्गन हसल। इस किताब को पढ़ने के बाद आप पैसों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ये किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है और पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आर्थर मॉर्गन हौसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा कमाया और कंपनी बना ली थी। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता था और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। अपने अमीर होने का दिखावा करता था। आर्थर मॉर्गन हौसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है, इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। लेखक हौसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 इयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश के न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसा लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया था। अब मॉर्गन हौसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना और उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसों को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सिंपल सा सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन कोई भी मूर्ख नहीं है में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियाँ फिल्म देखना, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी की टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा रुपये खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कोई पाना चाहता है वही चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। आर्थर मॉर्गन हसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह कहना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप लें
वहाँ मुझे मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसों को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम के बारे में लेखक का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जिसका वर्णन हॉसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिससे लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे फाइनेंशियली मजबूत थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक हौसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के CEO बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट रेट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे हुए 2 घंटे में ही 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियली प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेकर समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं हैं। एक फाइनेंशियली गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार और सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बुफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा किए। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के समय में वॉरेन बुफेट अद्भुत इन्वेस्टर है, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। या एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बुफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बुफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। इसीलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बुफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बुफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बुफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। वह लिखते हैं कि 1968 में
जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे फाइनेंशियली मजबूत थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। आर्थर मॉर्गन हसल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमें सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने के लिए एक ही तरीका है, पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, हम्बल और बने रहना। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।